आप लोगों के लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ बीओई का क्वेश्चन पेपर 2021 में जो हुआ था। ठीक, पहला क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन लोड रेडियंट सुपर हीटर हैज़, मतलब बोल क्या रहे हैं, जब लोड इंक्रीज होगा उस समय रेडियंट सुपर हीटर में क्या होगा। तो उस समय देखिए क्या लिखा है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, एनराइजिंग कैरेक्टरिस्टिक और फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक। जब लोड जो होता है बढ़ाया जाता है यानी इंक्रीज किया जाता है, उस समय क्या होता है, स्टीम फ्लो डिमांड बढ़ जाता है। ठीक, तो क्या होता है, टेम्परेचर उस समय राइज रेट जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। तो वो किस कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो आंसर ये हो गया, ठीक, आपका ड्रूपिंग। सेकेंड वन ये, फ्यूजिबल प्लग फॉर बॉयलर इज मेड ऑफ फ्यूजिबल मेटल कंटेनिंग, किसका होता है, कापर का, बिस्मथ का, निकल का, एल्युमिनियम का। वो है ये का बिस्मथ का। ठीक, बिस्मथ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज कांस्टेंट फॉर ए मोल फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमको इसमें से फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज कांस्टेंट फॉर अ मोल फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस पर क्या कांस्टेंट रहेगा, ठीक, गैसेस का। तो ये वॉल्यूम है आपका। ठीक, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर, if a certain amount of dry ice is mixed with same amount of water at 80 degree Celsius, the final temperature of mixture will be। देखिए, ड्राई आइस का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री। अब वाटर का टेम्परेचर जो है वो कितना है, 80 डिग्री बता रहा है। फाइनल टेम्परेचर जो मिक्स करने के बाद, और इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ड्राई आइस जो बनता है उसमें लेटेंट हीट भी ऐड होता है। ठीक, तो जितना अमाउंट ऑफ आइस रहेगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम उसमें डालेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, लेटेंट हीट भी है। ये लेटेंट हीट जो इसमें लगता है 100 डिग्री में आने पर, वाटर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उबाला जाता है तो उस समय क्या है, उसमें लेटेंट हीट 100 डिग्री पर ऐड होता है। और इधर अगर उसको आइस में बदला जाता है तो 0 डिग्री पर लेटेंट हीट ऐड होता है। तो लेटेंट हीट की वजह से जब इन दोनों को मिक्स सेम अमाउंट का किया जाएगा, उस समय जो आएगा वो 0 के आसपास ही आएगा। ठीक, टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका एक फार्मूला होता है, वो है H=mc डेल्टा टी। और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, जो ml है लिक्विड मास ऑफ, और लिक्विड आइस का, दोनों का ऐड करने के बाद mc डेल्टा टी में ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपका उसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, फिफ्थ है, स्टीम पाइप शुड बी रन विथ ए फॉलिंग स्लोप ऑफ डॉट डॉट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो फॉर इफेक्टिव लाइन कंडेंसेट ड्रेनिंग। वो कितना होना चाहिए, क्या बोला है, फॉलिंग स्लोप के लिए। ठीक, स्टीम पाइप शुड बी रन विथ ए फॉलिंग स्लोप ऑफ डॉट डॉट डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो इफेक्टिव लाइन कंडेंसेट ड्रेनेज। वो होता है आपका 120 to 30 मीटर। ठीक, ये बी नंबर आपका आंसर।
इंसुलेटिंग मटेरियल मेड बाय ब्लेंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका इज नोन एज, क्या बोला, इंसुलेटिंग मटेरियल मेड बाय ब्लेंडिंग, किस, ब्लेंडिंग और मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका, इन दोनों से जो हम ब्लेंडिंग करके और मेल्टिंग के बाद जो प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, क्या मिलता है हम लोगों को, वो मिलता है हमको सिरेमिक फाइबर। ठीक, व्हाट डज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सट्रूजन, ध्यान रखना है, एक्सट्रूजन प्रोसेस इम्प्रूव, एक्सट्रूजन प्रोसेस से क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सट्रूजन प्रोसेस इम्प्रूव, इससे क्या इम्प्रूव होता है, तो उससे क्या होता है, ब्रिटलनेस जो होता है वो उसका इम्प्रूवमेंट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्लेट हीट एक्सचेंजर, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑफ प्लेट हीट एक्सचेंजर के लिए इसमें से कौन सा सही है, क्लोज अप्रोच, ठीक, एक्सपॉन्डेबल एरिया, ठीक, काउंटर करेंट, काउंटर फ्लो भी रहता है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो इसमें सारे सही हो जाएंगे। 9th का है, द मास ऑफ CO2 रिलीज ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 100 kg ऑफ फ्यूल विथ 60% कार्बन। देखिए, जो कार्बन होता है आपका 1 kg कंप्लीट कार्बन बर्न करने के लिए 3.67 kg CO2 निकलता है। मतलब 1 kg अगर कार्बन हो तो कंप्लीट कंबसन जब होता है तो जो CO2 बनता है, ठीक, वो आपका 1 kg ये है, तो CO2 जो बनेगा आपका 3.67 kg। ठीक, 1 kg में जब इतना है तो देखिए 100 kg ऑफ फ्यूल में 60% कार्बन है, तो 60% कार्बन जो है 100 kg में कितना हो जाए, 60 kg हो गया। ठीक, परसेंटेज में निकाल देंगे, 60 kg इंटू 3.67 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 3.67, तो 6×9=12, 6×3=18, मतलब 22 के आसपास आ रहा है। ठीक, 220 के आसपास, 220 kg के आसपास। ठीक, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये डी नंबर। आंसर डी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी यूज एज डेसिकेंट इन बॉयलर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के लिए डेसिकेंट क्या यूज किया जाता है, सिलिका जेल, सिलिका जेल भी डेसिकेंट मतलब मॉइस्चर के लिए यूज किया जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन ये भी मॉइस्चर को सोखने के लिए यूज किया जाता है, अनस्लैग्ड लाइम ये भी किया जाता है, मतलब ऑल ऑफ दी एबव, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, सेक्शन बी का देख लेते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें 2 मार्क्स से रहेंगे, तो देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से बताएं। Why should one use dry saturated steam at the lowest possible pressure for indirect steam heating system? अच्छा सवाल है, क्या बोला है, Why should one use dry saturated steam? ठीक, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम यूज किया जाता है एट द लोवेस्ट पॉसिबल प्रेशर पे, मतलब लोवेस्ट पॉसिबल प्रेशर जिस पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम रहा, वो भी इनडायरेक्ट स्टीम हीटिंग के लिए, जैसे आपका हीटर्स वगैरह हो गया या जो भी हीटिंग के लिए यूज करता है इनडायरेक्टली, उसमें क्या किया जा रहा है, लोवेस्ट पॉसिबल क्यों किया जाता है वो बताना है। तो इसमें क्या है आपका, ड्राई स्टीम में मॉइस्चर नहीं होता है, ये चीज़ तो पता है,
लोवेस्ट प्रेशर में वॉल्यूम क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। जब प्रेशर लो हो, ठीक, तो उस समय क्या रहेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। ठीक, ये ये जो प्रेशर अगर लो हो उस समय वॉल्यूम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा रहने से क्या है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट, ठीक, हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट पॉसिबल प्रेशर पे स्टीम का यूज किया जाता है। व्हाट आर द टू मेजर एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्टीम फॉर हीटिंग ऑफ लिक्विड? ये भी वही चीज़ पूछा। व्हाट आर द टू मेजर एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्टीम फॉर हीटिंग ऑफ लिक्विड? एडवांटेज बताना है हमको डायरेक्ट इंजेक्शन, जैसे कि आप स्टीम लाइन में वाटर लाइन को, मतलब क्या बोला है, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्टीम ऑफ हीटिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड लाइन में स्टीम को डायरेक्टली उसमें डाल दे रहे हैं, मतलब वाटर के साथ मिक्स हो जा रहा है, वो उसको डायरेक्ट इंजेक्शन बोलेंगे। ठीक, तो इस स्थिति में क्या है, इसके मेजर एडवांटेज क्या है? पहला जो है, आप स्टीम को डायरेक्टली उसमें डाल रहे हो, कोई लॉसेस नहीं है। ठीक, आपको पहला चीज़ है लॉसेस नहीं है, इसमें कॉस्ट मिनिमम पड़ेगा, पहला लॉसेस कम। ठीक, और दूसरा जो है आपका लोवेस्ट कॉस्ट। ठीक, लोवेस्ट कॉस्ट, इतना ध्यान रखिएगा, और लो मेंटेनेंस। ठीक, ये 2-3 चीज़ें हैं। अब थर्ड वन ही है, व्हाट इज़ द फ्लैश स्टीम? फ्लैश स्टीम हमको समझाना है, बताना है क्या होता है। देखिए, फ्लैश स्टीम क्या होता है कि कोई एक पाइपलाइन का मान लीजिए प्रेशर है 10 kg, ठीक, और 10 kg प्रेशर है और इसमें वाटर जा रहा है। ठीक, 10 kg प्रेशर में वाटर, उसका टेम्परेचर क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है 10 kg में। लेकिन यहाँ से अगर मान लीजिए कोई वॉल अगर आपका पासिंग है, ठीक, यहाँ से वॉल अगर पासिंग है, पासिंग हो के अगर यही चीज़ जो है इसमें जाके फ्लैश टैंक या कोई भी चीज़ इसमें जाके गिर रहा है, तो उस समय क्या होगा कि ये जो वाटर है, वाटर डायरेक्टली यहाँ आने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश सिस्टम। ठीक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अगर कम हो रहा है, और सैचुरेशन टेम्परेचर भी देखना है उसका, यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर 10 kg के हिसाब से कम रहेगा, और यहाँ क्या है 10 kg नहीं रहेगा, यहाँ डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाके छूट रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा और उसी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग फ्लैश स्टीम बोलते हैं। ठीक, थर्ड हो गया। अब फोर्थ देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई डिसुपरहीटिंग इज डन आफ्टर प्रेशर रेगुलेशन इन PRVS। ठीक, इसमें हमको बताना व्हाई डिसुपरहीटिंग इन आफ्टर प्रेशर रिडक्शन इन PRDS। तो इसका यही है, एंथैल्पी एक चीज़ है, एंथैल्पी रिड्यूस करना, प्रेशर रिड्यूस डायरेक्टली। ठीक, एंथैल्पी रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। ठीक, बस यही। और फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होता है? ठीक, वो हमको बताना है। तो इसका एक चीज़ याद रखिए, अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेशन। ठीक,
amount of स्टीम जनरेशन, ठीक, और अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न, ये आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन हो गया, ठीक, रेशियो है ये। तो ये याद रखिएगा, हमको कितना स्टीम जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट हम फ्यूल को बर्न करना है, वो होता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ठीक। और 6.1 ये है, व्हाट इज अ डायमंड रिवेटेड जॉइंट। हमको बताना है डायमंड रिवेटेड जॉइंट कौन कौन सा होता है, ठीक, या कौन सा होता है डायमंड रिवेटेड जॉइंट। देखिए, कोई भी चीज़ ये ज़्यादातर ब्रिज ट्रेसेस में यूज किया जाता है, ठीक। ये मान लीजिए 2 प्लेटें हो गई, ठीक, ये 2 प्लेटें होंगी। इसमें जो रिवेट्स होंगे वो स्टार्टिंग में जो इसके एज पे रहेंगे, ये मतलब पूरा एज भर के रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये एक ट्रायंगल के हिसाब से एक प्लेट में आएगा, ठीक। ये डायमंड रिवेटेड होते हैं, ठीक। इसी तरह इसमें भी वही रहेगा, ठीक। तो इस टाइप का रिवेट जॉइंट डायमंड रिवेटेड होता है, जो कि ये आपका एजेस साइड में आपका पूरा एजेस में रहेगा, फिर आगे जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ये कम होता जाएगा। इधर से जो शेप बनता है वो डायमंड बनता है, इसलिए इसको डायमंड रिवेटेड जॉइंट कहा जाता है। ज़्यादातर आपको ब्रिज वगैरह में देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब 7th है, a 4-row velocity compounded steam turbine develop total 6400 kilowatt. What is the power developed by last row। मतलब हमको बताना है, देखिए 4 रो क्या वेलोसिटी कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन है, इसके द्वारा जो डेवलप किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका 6400 किलोवाट। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय लास्ट रो, लास्ट रो के द्वारा कितना पावर डेवलप किया जा रहा है, ठीक। तो उसके लिए देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है अपना। देखिए, पहला वाला W1 अनुपात W2 अनुपात W3, 4 है, ठीक ना, 4, तो W4। अब इसके समानुपाते में जो होता है वो है आपका 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ठीक। ये होता है आपका फार्मूला वेलोसिटी कंपाउंडेड का।
तो इसमें हमको किसका निकालना है, फोर्थ वाला W4 निकालना है। W4 निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला जो हो जाएगा आपका, टोटल कितना जनरेशन हो रहा है 6400 किलोवाट, और ये टोटल का ऐड कर लेंगे, ठीक 1:4 है इसका रेशियो, तो कितना हो जाएगा 7, 5 + 3 + 1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 6400 डिवाइडेड बाई 7 5 12 12 3 15 1 16, ठीक 16 आ गया, 16 चौको 64, मतलब ये आ गया आपका 400 किलोवाट। मतलब लास्ट रो में हमको कितना मिल रहा है 400 किलोवाट, ठीक डेवलप कर रहा है लास्ट रो के द्वारा। बाकी सब में इतना अनुपात में, मतलब उस अनुपात में अब कम होता जा रहा है। फर्स्ट रो में कम होगा ज़्यादा, सेकंड रो में थोड़ा ज़्यादा, थर्ड रो में थोड़ा ज़्यादा, समझ जाता है, ठीक। इस अनुपात में सब निकलेगा। अब 8th नंबर, 8th, what happened to economizer in boiler if feed water temperature is too low due to all heating being out। देखिए अब इसका मतलब ये बोल रहा है कि इकोनोमाइजर जो है बॉयलर में, उसमें यदि फीड वाटर का टेम्परेचर बहुत कम आए, जब हीटर्स वगैरह आउट हो, और बोला गया है हीटर्स उस समय आउट हो, तो ऑब्वियसली बात है उधर हीट गेन, अगर हीटर द्वारा HP हीटर जो है हीट गेन नहीं करेगा तो टेम्परेचर लो आएगा। टेम्परेचर लो आने से क्या है, इकोनोमाइजर में जो है हीट गेन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने के कारण जो फ्लू गैस का है, फ्लू गैस का टेम्परेचर डाउन होगा। फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने के कारण इकोनोमाइजर के ट्यूब में, मतलब फ्लू गैस में जो इनहेरेंट जो सल्फ़र वगैरह रहता है और मॉइस्चर जो कैरी ओवर हो रहा है, वो क्या होगा, वहाँ पे कंडेंसेशन होने लगेगा। उस कारण से जो इकोनोमाइजर की ट्यूब होती हैं उसमें क्या होगा, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए चीज़ ध्यान देना, ठीक। व्हाट इज ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर एंड वेट वर्ल्ड टेम्परेचर, हमको ये बताना है ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर क्या होता है और वेट वर्ल्ड टेम्परेचर क्या होता है। तो देख लेते हैं पहले ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर। ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसमें थर्मामीटर के द्वारा एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर जो लिया जाता है उसे हम बोलते हैं ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर, ठीक। और वेट वर्ल्ड टेम्परेचर क्या कहते हैं, हम एक थर्मामीटर को ले लेते हैं, थर्मामीटर में हम इसमें एक गीला कपड़ा डाल देते हैं, ठीक। तो इसके द्वारा जो एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा इसमें जो वेपराइजेशन होता है उसके द्वारा कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण इसमें लोवेस्ट वाला जो आपका टेम्परेचर प्राप्त होगा वो उसका होता है वेट वर्ल्ड टेम्परेचर, ठीक। ये हुआ वेट वर्ल्ड टेम्परेचर। और एक ड्यू पॉइंट पूछा जाता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ठीक। तो ड्यू पॉइंट समझ लीजिए, जब एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर जो होता है ह्यूमिडिटी में या एयर में, तो वो क्या करते हैं, मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक। एक टेम्परेचर होता है
उस टेम्परेचर पॉइंट पे आपका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक। और लास्ट, वाई डू लिक्विड फ्यूल विथ लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटीज हैव हायर हीटिंग वैल्यूज पर यूनिट मास। ये बोल रहा है जिसका लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसका हायर हीटिंग वैल्यू होता है। ठीक, वो भी लिक्विड फ्यूल्स का। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। तो इसका ये रीज़न है, देखिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ऑब्वियसली बात है, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये अगर बढ़ता है तो अपना हीटिंग HHV हायर हीटिंग वैल्यू वो क्या होता है, ये बढ़ता है तो ये कम होता है। ठीक, ये अगर कम होता है तो उस समय ये क्या होता है, ये बढ़ता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। इसमें अगर लिक्विड फ्यूल का लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है तो उसमें हायर हीटिंग वैल्यू मिलता है, और अगर इसका हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है तो उसमें लोअर हीटिंग वैल्यू प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्टेन्स सीटेन्स नंबर्स ये सब होते हैं, इसमें जो कंस्ट्रक्शन जो होता है अणुओं का, उनके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। ठीक, चलिए ठीक है, अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट अपलोड कर रहे हैं सेक्शन सी से। ठीक।